राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत में स्वागत करता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा ऐतिहासिक है। पिछले साल हम दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भी स्थापना की। पीएम ने कहा कि हमने रोडमैप 2030 को भी लॉन्च किया था। एफटीए के विषय में दोनों देशों की टीम काम कर रही है और बातचीत में प्रगति हो रही है। हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन का निर्णय लिया है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइमेट
और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके $100 मिलियन तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम एक बहुत ही कठिन काल से गुजरे हैं। सदी की सबसे भीषण जानलेवा बीमारी का सामना देश ने किया है। दुनिया में लाखों लोग मृत्यु की शरण में हैं। कोरोना के समय में देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। 2700 से ज्यादा की मृत्यु भी हुई। इस कालखंड के दौरान देश की पुलिस का एक अलग चेहरा देश की जनता के सामने आया। आज 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस अभी से शुभारंभ होकर 2 दिन तक चलती रहेगी। अलग अलग विषयों पर यहां पर चर्चा होनी है। लखनऊ पुलिस कांग्रेस के बाद ये पुलिस साइंस कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में हो रही है, बीच में हमारा देश और दुनिया एक बहुत कठिन काल से गुजरे हैं। सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना देश ने किया है, दुनिया ने किया है। दुनिया में, देश में लाखों लोग मृत्यु के शरण हुए हैं और कोरोना के समय में देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिस कर्मी और सीएपीएफ के कर्मचारी अधिकारी भी संक्रमित हुए। लगभग 2700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई और इस कालखंड के दौरान देश की पुलिस का एक अलग प्रकार का चेहरा देश की जनता के सामने आया है। पुलिस का कार्य कभी भी प्रशंसा के पात्र है। इस प्रकार की बात बहुत लंबे समय से सुनाई नहीं पड़ती थी, मगर मैं आप देश भर के पुलिस बल को अभिनंदन देना चाहता हूं कि जहां पर भी जाते हैं पुलिस बल की कोरोना की कार्यवाही की भूरी भूरी प्रशंसा है। पुलिस का एक मानवीय चेहरा और आपदा के समय पुलिस क्या कर सकती है, इसका एक उत्कृष्ट और सराहनीय उदाहरण देश की जनता के समक्ष सभी बलों ने कोई आयोजन के बगैर स्वभावगत ही जो पुलिस का स्वभाव होता है, हर व्यक्ति को मदद करना, इसका प्रदर्शन करते हुए सबके सामने रखा है। मैं आज जो 2712 जवान अपनी ड्यूटी निभाते निभाते प्रथम पंक्ति में महामारी का सामना करते करते अपनी जान गंवाए हैं, वो सभी को विनम्र श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं। मित्रों, आज अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो हो रही है, इसका आगाज हो रहा है। अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पूरे देश की पुलिसिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे संविधान में पुलिस को राज्यों का
सब्जेक्ट आंतरिक सुरक्षा को राज्यों का विषय माना गया है। जब संविधान बना तब से लेकर आज तक देश के अपराध और देश के पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है। अपराध की दुनिया में बहुत नए नए आयाम भी जुड़ गए और कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है जिसमें देश भर की पुलिस को एक वाक्यता के साथ काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप इसकी उस चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। ये सारी चुनौतियां एक नहीं अनेक राज्यों के सामने एक समान प्रकार से। अगर राज्य की पुलिस आइसोलेशन में काम करती है तो ये सारी चुनौतियों का हम सामना ढंग से नहीं कर सकते। तो संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, परंतु अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस और डीजी कॉन्फ्रेंस जैसे मीटिंगों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से कुछ राज्य मिलकर अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं का यहां चर्चा कर सकते हैं, एक समान नीति बना सकते हैं। और कुछ पूरे देश भर के सामने चुनौतियां हैं, जैसे ड्रग्स, हवाला ट्रांजैक्शंस, साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड में आज झारखंड में बैठकर कोई मध्य प्रदेश के व्यक्ति के साथ चीटिंग कर सकता है। तो कुछ देश भर के पुलिस के सामने समान चैलेंजेस हैं, उसके लिए विचार विमर्श कहां हो, उसके लिए साझा रणनीति कहां बने, उसके लिए एक वाक्यता के साथ काम करने के लिए संवाद का माध्यम क्या हो। तो मैं मानता हूं कि पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है इसके लिए बहुत आइडियल फोरम है और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में ये जो मीटिंग होती है वो हमारी ये लैकुना को बहुत अच्छे तरीके से भरकर समान प्रकार की चुनौतियों को देश भर की पुलिस को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इसका सामना करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च की। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने डेफ कनेक्ट 2.0 को देश के बढ़ते तकनीकी कौशल का प्रतीक और भारतीय रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के निरंतर विकास का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह IDEX पहल की सफलता का संकेत है, जिसने कई नई और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद की है। आज डिफेंस कनेक्ट 2.0 इवेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह इवेंट हमारे देश की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की राह में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे जानकारी है कि IDEX को इनोवेशन कैटेगरी के तहत प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आपको ही जानकारी दी गई है। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इससे जुड़े समस्त लोगों और सारे संस्थानों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज मैं इस इवेंट में गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल इनोवेटर से लेकर स्टार्टअप्स, MSMEs, इंडस्ट्रीज, आर्म फोर्सेस, एकेडमिया, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जैसी अनेक मजबूत कड़ियां देख रहा हूं, जिनकी श्रृंखला के सहारे हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी के बारे में जानते होंगे। इसका सामान्य सा सिद्धांत है कि सॉफ्ट एसिड्स रिएक्ट फास्टर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विथ सॉफ्ट बेसेस,
whereas hard acids react faster and form stronger bonds with hard bases. यानी स्ट्रांग पिलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़ते हुए मैं देख रहा हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करेंगे और मजबूती के साथ हमारे शेयर्ड एम की ओर आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज समय और वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है, हमारे पास इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम स्वयं को लगातार मजबूत बनाते रहें। पिछली बार हम सभी एरो इंडिया 2021 में मिले थे, तब से लेकर अब तक दुनिया किस कदर बदल चुकी है उसका कोई हिसाब नहीं है। हर नया खतरा पिछले खतरे से कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होता जा रहा है। हम अभी कोविड पैंडेमिक के संकट से पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे कि यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट का संकट दुनिया के सामने आ गया है। इसके पहले भी कभी मिडिल ईस्ट में तो कभी अफगानिस्तान और कभी पाकिस्तान की अस्थिरता भी हमको देखने को मिली है। इसके अलावा भी ग्लोबल लेवल पर अनेक ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिनका हमारे देश पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता ही है। ऐसे में रक्षा, शांति और स्थायित्व के लिए हर तरफ से सशक्त होना आज के समय की अनिवार्य यह जरूरत बन गई है। हमारी सशक्तिकरण के लिए अनेक क्षेत्रों में विकास भी हमको करने की जरूरत है, जिनमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का क्षेत्र मैं समझता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साथियों, दुनिया भर में अनेक संकट हमारे सामने मौजूद हैं। फ्यूचर में इन संकटों का दायरा निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। यानी जो समस्याएं आज हमें बड़ी, नई और यूनिक लग रही हैं, आने वाले समय में ये कब पुरानी और कॉमन हो जाएंगी पता भी हम सबको नहीं चलेगा। उसकी जगह नई नई चुनौतियां और संकट ले लेंगे। ऐसे में अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट हमारी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। साथियों, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वे टेक्नोलॉजी जो स्टेटस को डिसरप्ट कर दें, यानी पहले से चले आ रहे सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी प्रारंभ में काफ़ी कॉस्टली होती है और किसी सोसाइटी के लिए उसका एडॉप्शन वॉलंटरी होता है। शुरुआत में उसको कास्ट बेस्ड एनालिसिस के आधार पर एडॉप्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए इंजन टेक्नोलॉजी की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। इंजन टेक्नोलॉजी ने समय के साथ बहुत बदलाव देखा है। सदियों पहले स्टीम इंजन की शुरुआत हुई जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यह आधार बनी थी, पर इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोसेस वहीं नहीं रुका। उसके बाद हमने आईसी इंजन का दौर भी देखा है। यह एक डिसरप्टिव इंप्रूवमेंट था जिसने अब तक के स्टीम इंजन बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया। इसी कड़ी में अब हम इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। और यह आईसी इंजन की सबसे बड़ी कमी यानी उसके इमिशन से होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एक झटके में यह दूर कर देगा। आज की तारीख में हो सकता है कि यह कॉस्ट इफेक्टिव हमें न प्रतीत होता हो, परंतु टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और सोसाइटीज द्वारा बड़े स्तर पर यह एडॉप्ट भी किया जाएगा। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज वहनीयता एवं सामाजिक प्रभाव के लिए युवा सशक्तिकरण विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दया और सद्भावना सेवा से जुड़े हैं। डॉन बॉस्को विद्यालय की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि डॉन बॉस्को संस्थान ने सेवा और सेक्युलरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। Sustainably comes intrinsically to every Indian, and we must follow the lessons taught by our forefathers and live environment-friendly lives. Today is a day to reiterate our commitment for a cleaner, healthier, and more prosperous planet. I am indeed delighted that you have organized this very important YES Forum to reflect on this very important subject and come up with ideas
towards building a better planet, a better future for our children. I am a proud Boscoite. In fact, 5 members of my family have studied at the Don Bosco School in Matunga, Mumbai. The Don Bosco group of institutions have been at the forefront of empowering young boys on the social and economic periphery too, through education and skilling for the last 116 years. With its Yes Forum initiative, Don Bosco aims to build a meaningful partnership in empowering the youth in nation building. The Yes Forum will unfold impact-driven CSR partnership models undertaken by non-profits, startups, and other stakeholders in 4 critical tracks, namely education for all, skills for sustainable livelihood, climate action, and gender justice. John Bosco, also affectionately known as Don Bosco, is renowned for his work in educating and rehabilitating the poor and disadvantaged youth. He developed teaching methods based on love rather than punishment and devoted his life to serve the people. And India has a 1,000-year-old tradition of Seva Bhav, of service to society. Therefore, we absorb all cultures and work in partnership with every strata of society, with every school of thought, to prepare the people of India to be better citizens of tomorrow. In Hinduism, Seva means selfless service and is often associated with Karma Yoga, disciplined action, and Bhakti Yoga, disciplined devotion. Seva is also connected to other Indian concepts such as compassion and kindness. I believe the Don Bosco School has, in a way, taken out a leaf from some of the teachings of our saints like Adi Shankaracharya, who united the nation and created a culture of learning and healthy discussions in our society. In that respect, Don Bosco has consistently upheld very, very high values of secularism and selfless service to society. हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मजबूत होने का सिलसिला जारी है। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में कई जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा। क्या हुआ इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में, देखें DID टीवी पर। आज ग्रास रूट के वर्कर्स हमारे को पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। नूरपुर से मनीषा जी हैं, जिन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था और 6400 वोट इंडिपेंडेंट इन्होंने पाए थे और दूसरे नंबर पे आई थी, सिर्फ 400 वोटों से पीछे रह गई थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इंडिपेंडेंटली इतनी वोट लेना, काफ़ी बड़ी वोट मिली थी इनको। और हाईली एजुकेटेड हैं, मास्टर इन अप्लाइड फिजिक्स के अंदर मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने और बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं अपने इलाके के अंदर, नूरपुर के अंदर। तो आज इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। साथ में इनके साथ कई सारे साथी हैं। दूसरा, इंदौरा से अशोक कुमार सोहता जी हैं जी, मैं सर, और इनको निकनेम इनका अशोक प्रधान है, अशोक प्रधान के नाम से लोग जानते हैं। 40 साल से ये कांग्रेस के बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं। प्रेजेंटली ये SC विंग के कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ पर कांग्रेस के, और पहले ST और ST विंग के को कोऑर्डिनेटर थे। तो ये ग्राउंड के ऊपर दोनों ही काफ़ी एक्टिव वर्कर्स हैं और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर ये दोनों, साथ में इनके कई सारे साथी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं।
इन सभी साथियों की लिस्ट आपको अभी दे दी जाएगी। तो इनके साथ काफ़ी सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के जो ग्राउंड पर जो लोग हैं उनकी नीतियों से, भ्रष्टाचार से दुखी होकर अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं है। अब सारी की सारी जनता दुखी है और इस बारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटाकर आम आदमी पार्टी को हिमाचल के अंदर लोगों ने मन बना लिया है कि इस बारी जो दोनों का खेल चल रहा है, एक बारी कांग्रेस एक बारी बीजेपी, उसको ख़त्म करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं इन दोनों का और इनके साथियों का आम आदमी पार्टी में वेलकम करता हूँ। आज की रैली, जिसे कह सकते हैं कि आज की रैली जो थी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम थी, बहुत ही हल्की रह गई है। कल मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं कि आम आदमी पार्टी की रैली को देखिएगा। कल जनसभा है, सीधा कोई हमारा रोड शो नहीं है, सीधा जनसभा है चंबी ग्राउंड के अंदर। कांगड़ा में चंबी ग्राउंड है, चंबी ग्राउंड के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की जनसभा होगी। 11 बजे से टाइमिंग है। सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं फिर से, जो भी सब लोग आइएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए। देखिए, कल का जो जनसभा है वो जनसभा रखी गई है, उसके अंदर ज्वाइनिंग का प्रोग्राम नहीं रखा गया है, क्योंकि जनसभा के अंदर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उसके अंदर ज्वाइनिंग के प्रोग्राम को मिक्स करने से थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि कभी भी बड़ी जनसभा के साथ ज्वाइनिंग को मिक्स नहीं करना चाहिए। कल की जनसभा के बाद हम आपको बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग अगले आने वाले दिनों में दिखाएंगे। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग जो कि होने वाली थी, कई हमारे डिस्कस किया कि हमने कभी उस दिन करने में, क्योंकि सबको फिर महत्व नहीं मिल पाता है। जो इतने बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कराना है तो सब चाहते हैं कि इंडिविजुअली ज्वाइन करें, तो हम लगातार फिर इंडिविजुअली अलग अलग ज्वाइन कराएंगे। देखो क्या होता है कि दिल्ली मॉडल के अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो यहाँ पर लागू हो सकती है, उन सबको लागू करेंगे। पंजाब के अंदर भी जो चीज़ें अच्छी सीख रहे हैं वो भी लागू करेंगे। और हिमाचल की यूनिक अपने आप की कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें डेवलप करना है। जैसे एग्जांपल के लिए शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, दिल्ली का मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके लिए पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। उनको दिल्ली से ला के यहाँ पर लागू किया जाएगा। शिक्षा की परिस्थिति बिल्कुल सेम है, यहाँ पर शिक्षा का बिल्कुल बंटाधार हुआ पड़ा है। स्वास्थ्य की हालत भी बड़े ख़राब है, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। 300 यूनिट बिजली हमने पंजाब में फ्री की है, यहाँ पर इन्होंने नकल करके 125 करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर पंजाब में 300 की है तो यहाँ पे 300 करेंगे। यहाँ की यूनिक चीज़ें हैं कहीं, देखिएगा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है ये प्लेन्स की तरह से एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो एग्रीकल्चर को पहाड़ों के हिसाब से उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हिमाचल के लिए कुछ चीज़ें जो है शिक्षा स्वास्थ्य जैसे हैं उनको दिल्ली से जैसे हमने सफल हो गए हैं, कुछ चीज़ें पंजाब से हैं, बाकी हिमाचल के अलग से किया जाएगा। देखिए पंजाब जो हिमाचल के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनकम को कम से कम 4 गुना हम कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर इनकम को 3-4 गुना करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इस बेरोजगारी को हम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। पीएम मोदी ने की बोरिस जॉनसन से मुलाकात, यूक्रेन संकट पर हुई बात। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा आदेश, 18 से 59 साल के लोगों को फ्री में लगेगी बूस्टर डोज। पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर राजनाथ ने कहा, पीछे हटना और आक्रामकता में कमी लाना ही आगे बढ़ने का रास्ता। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2451 नए मामले, 54 और मरीजों की मौत। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर के टॉप सरगना यूसुफ समेत 4 आतंकी ढेर। लालू यादव को बड़ी राहत, डोरंडा कोषागार मामले में जमानत, मिली थी 5 साल की सजा। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर गहलोत सरकार का बुलडोजर, ड्रिल से तोड़ा गया शिवलिंग, बीजेपी ने उठाए सवाल। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, नियमित जांच से लेकर क्वारंटीन रूम तक की होगी व्यवस्था। सीएम योगी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ की बैठक, यूपी में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर हुई चर्चा। रीमेक के राजकुमार बने शाहिद कपूर, जर्सी में लगाया सेकंड इनिंग का शानदार सिक्सर। प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम